डिफरेंसेस भी देखते हैं, कुछ केस लॉस भी पढ़ते हैं और बाकी चीजें खत्म करते हैं। ठीक है सर। 2F, 2F प्लीज हेडिंग डालिए 2F चार्ज, चार्ज लिखिए प्लीज 2F चार्ज। अब चार्ज की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, गुड मॉर्निंग मुरली, ए वेरी गुड मॉर्निंग। इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज की डेफिनेशन में कुछ बता नहीं लगता कि चार्ज कहना क्या चाहता है। पहले चार्ज का सिंपल मतलब समझिए, आरोप। ठीक है सर, चार्ज होता है क्या चीज है इसको समझिए। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा बिल्कुल जिसको बीएनएसएस नहीं पता या जिसको सीआरपीसी बिल्कुल नहीं पता, हम उसके लिए मेन क्लासेस हैं। अब होता क्या है चार्ज, इसको समझिए। चार्ज का मतलब जो डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसमें लिया हुआ है कि चार्ज मीन्स वन हेड और मोर देन वन हेड। अब इसका मतलब क्या होता है, किस बारे में ये डेफिनेशन बात कर रही है, ये बहुत एम्बिगुअस है, मतलब इसमें कोई स्पष्ट चीज रूप से नहीं लिखी हुई कि चार्ज किस बारे में बात करना चाहता है। ठीक है ना। अगर आप डेफिनेशन पढ़िए तो वहां पे कोई स्पष्ट चीजों से आपको नहीं दिखाई देगा कि चार्ज है क्या, चार्ज किस बारे में बात कर रहा है, चार्ज होता है क्या चीज है, एक्चुअल मीनिंग क्या है चार्ज का, ये आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन चार्ज होता क्या चीज है ये समझिए आप। ठीक है सर, जब कभी भी एफआईआर दर्ज होती है, तो जैसे मान लीजिए ऑफेंस हुआ है, तीन दोस्त हैं, तीन दोस्तों ने जाके मारपीट करी है। ये सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ, तीन दोस्तों ने जाके मारपीट करी और उन्होंने मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट कोज किया है बाय द वे ऑफ डेंजरस वेपन। ठीक है ना सर, डेंजरस वेपन मतलब जो हथियार है उनके साथ उन्होंने क्या किया है सर, ग्रीवियस हर्ट किया है, घोर उपहति कारित करी है। अगर आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज देखेंगे तो एफआईआर में कुछ सेक्शंस लिखे हुए होते हैं। इफ यू सी द कॉपी ऑफ एफआईआर तो उसमें सारे सेक्शंस लिखे हुए होते हैं कि क्या सेक्शन है, किस तरह से प्रोविजंस होते हैं। मान लीजिए एफआईआर के अंदर एक छोटा सा एक पैराग्राफ होता है कि उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं। पुलिस का काम होता है कि चार्जेस बनाना। उसका काम क्या होता है, मेनली इनिशियल जो चार्जेस फ्रेम करती है वो कौन करती है, पुलिस करती है। कभी कभी क्या होता है, पुलिस वो आरोप नहीं लगाती जो उसको लगाने चाहिए थे, या कभी कभी वो आरोप लगाती है जो पुलिस को नहीं लगाने चाहिए थे। यही मैटर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। चार्ज का मतलब होता है सर वन हेड या फिर मोर देन वन हेड। अगर आप इसकी डेफिनेशन समझोगे तो डेफिनेशन कहती है ये चीज। लेकिन ये वन हेड और मोर देन वन हेड होता है क्या चीज है, इसको 2 मिनट ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए तीन लोग इन्होंने मारपीट करी है, अगर आप ऑफेंस देखोगे तो इसमें लगता है कॉमन इंटेंशन, इसमें लगेगा 325 में, पुराने सेक्शन से बता रहा हूँ आईपीसी के अभी। ठीक है ना सर, अभी मैं पुराने सेक्शन से बता रहा हूँ। ठीक है। और आरोप अगर ये लगाया है कि मारपीट करने के साथ साथ सोने की चेन पहन रखी थी वो भी तोड़ ली, ठीक है ना, तो साथ में लग जाते हैं। आप ये अगर आरोप ये लग रहा है कि मैं मेरे को रोका इन्होंने, सबने क्या किया, मैं जा रहा था कहीं पे, मुझे रोक के मारा, तो ये सारे प्रोविजंस 1 to 1 लगते जाते हैं। मतलब ये है कॉमन इंटेंशन कि सबका इंटेंशन सेम था। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एड होता है तो 120B भी लग जाता है बाद में। अगर सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है तो, अगर आपराधिक षड्यंत्र है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो वो भी लग जाता है। ठीक है। बहुत सी बार, अब बहुत से लोग इस बारे में कन्फ्यूज होते हैं सर 34 लगाए या फिर 120B लगाए। सबसे मेजर कंफ्यूजन क्या होता है सर, कॉमन इंटेंशन लगाए, सामान्य आशय लगाए या फिर आपराधिक षड्यंत्र लगाए। लगता कैसे क्या है, कब है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको बीएनएस पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इसकी कोई ऑफेंस नहीं होता, मतलब ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। क्या है ये एक सामान्य सिद्धांत है कि जब भी कोई व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति कोई भी अगर सामान्य आशय में कार्य करते हैं, ठीक है ना, कोई भी अगर एक्ट करते हैं फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, तो सब सारे इक्वली लायबल है। तब हम 34 यूज करते हैं, मतलब हम सबको एक ही धारा में लेके आना चाहते हैं, तब हम 34 लगाते हैं। बेसिक डिफरेंस समझिए। ठीक है। अगर इनके बीच में अपराध करने के पहले मीटिंग ऑफ माइंड हुई है, मतलब ये लोग एग्री हुए हैं, सहमति हुई है किसी इलीगल काम को करने के लिए, अवैध कार्य को करने के लिए, तो 120 भी लगता है। अभी बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसकी अलग से पनिशमेंट है। देयर इज अ डिफरेंट पनिशमेंट फॉर 120B। ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है, ये अलग से सजा का प्रावधान बनाता है। ठीक है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसमें वो लोग भी कवर होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं।
समझ में? मेजर डिफरेंस में इनका आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बीएनएस पढ़ाऊंगा। अभी बिल्कुल बेसिक सिद्धांत समझ लीजिए। ग्रीवियस हर्ट गोरुपति के लिए, चोरी के लिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए, ठीक है ना सर? गोरुपति, चोरी, मेन मेजर मेजर ये लगे सेक्शन। तो मतलब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे चार्ज की तो वो ये कहती है includes any head of charge when the charge contains more heads than one। जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, मतलब शीर्ष का मतलब क्या है? ये सिर्फ अगर चोरी ही करी है दो लोगों ने मिलके तो ये, तो कहने का मतलब ये कि जो हेड है, हेड किसको कहा गया है सर? इनको बोल रहे हैं हेड। और ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, और ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक बार आप निकालिए, डायरेक्ट है आपके पास बीएनएसएस का, एक बार आप निकालिए शेड्यूल 2 अनुसूची 2 का प्रारूप संख्या 33 होगा शायद, 33 है, 33 निकालिए। प्रारूप संख्या 33, पहले था 32, अब बन गया है वो 33 निकालिए प्लीज। मैं आपको चार्ज की बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। बहुत से लोग ये कंफ्यूज रहते हैं जजमेंट राइटिंग के समय पे कि सर चार्ज फ्रेमिंग समझा दो, चार्ज फ्रेमिंग बता दो, चार्ज फ्रेमिंग कैसे करते हैं, चार्ज फ्रेमिंग क्या होता है। आज सिंपल से एक आंसर देता हूँ सर, चार्ज फ्रेमिंग कोई बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिए, सेम वो चीज होती है। मैं आपको उसके बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, बस मुझे एक सेकंड दीजिए, मेरे को बैरेक्ट निकालने दीजिए। दिस इज फॉर्म नंबर 33। अब यहाँ लिखा हुआ है चार्जेस विद वन हेड। वन हेड का मतलब सिर्फ एक ही चार्ज लगाया उसके ऊपर, चाहे तो चोरी का लगाए। मान लीजिए आप सिंगल आदमी हो, आप सिंगल आदमी ने चोरी करी है, घर में चोरी नहीं करी है, आपने राह चलते कोई चीज उठा ली, दुकान के बाहर कोई चीज पड़ी तो उसको उठा लिया, लगा 379। मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ, वही बीएनएस के जो प्रोविजन होंगे उनका नाम नहीं ले रहा ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए मैंने चार्ज विद वन हेड का मतलब क्या होता है? चार्ज विद वन हेड का मतलब है कि सर सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पर आई, है ना, आई लोकेश ऋषि सिविल जज या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलवर हियर बाई चार्ज, नेम ऑफ अक्यूज आ जाएगा रमेश मुकेश रमेश एज फॉलोज ऑन सेक्शन 147, ऑन सेक्शन 147। एक बार शेड्यूल जाइए, शेड्यूल में जाइए, शेड्यूल 1 में जाके 147 देखिए, 147 क्या है। शेड्यूल फर्स्ट में 147 ढूंढिए, फर्स्ट लाइन लिखी होगी ना सेक्शन की, देखिए 147 कौन सा चार्ज लगाया इसके ऊपर। फिर मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, ठीक है ना सर। अब होता क्या चीज है चार्ज के अंदर, आपने बताया कि डेट यू ऑन सो एंड सो डेट, यहाँ पर सर समय आता है, टाइम आता है, वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट thereby committed an offense punishable under section 147 of the Bharatiya Nyaya Sanhita and within the cognizance I hereby direct that you have been tried by this court on the said charges। ठीक है सर। अब सब तरफ ये लाइन तो कॉमन रहती है चार्ज में, तो वन हेड का मतलब होता है कि सर एक ही चार्ज लगाया हमने, दो चार्ज नहीं है यहाँ पर, सिंगल चार्ज है सर। अब जाके एक बार देखिए 151 क्या है। अब ये जो बी जगह है, बी की जगह क्या आ जाएगा? ये जो बी पॉइंट है इसकी जगह आप 151 में लेके आना चाहें तो 151 में ले आइए, क्या है यहाँ पर, ठीक है ना सर। ऑफेंस देखिए दैट यू ऑन और अबाउट, यहाँ पे टाइम आ जाएगा डे ऑफ सो एंड सो ईयर, 8 टाइम लिखोगे आप 9 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे, with the intention of inducing the president of India is the case may be the governor of Rajasthan, अगर गवर्नर स्टेट का मामला है तो गवर्नर ऑफ राजस्थान आ जाएगा, तो रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर सच एज प्रेसिडेंट और द गवर्नर, ठीक है ना सर। आप देखिए 198 देखिए, 198 क्या है? अब इन सबके चार्जेस दिए हुए हैं, तो मतलब वन हेड का मतलब होता है कि सिर्फ एक आरोप लगाया है, एक आरोप का मतलब है एक सेक्शन का आरोप लगाया है, बाकी प्रोविजंस के आरोप नहीं है। देयर इज ए सिंगल सेक्शन जिसका आरोप लग रहा है, उसको बोलते हैं वन हेड। समझ में कि एक शीर्ष होने का क्या आशय है, इस समझ में ही आप लोगों को। देखिए ये बात बहुत समझ लीजिए, जजमेंट राइटिंग जब आप करते हैं मेंस के अंदर उस टाइम पे बहुत समस्या आएगी अगर आप अभी नहीं समझेंगे इस चीज को, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से 2B जो मैंने चार्जेस लिखवाए आपको, उसके बाद जगह छोड़िए चार्जेस को लिखने के लिए, कुछ लिखना मत, एक पन्ना छोड़ना। मैं चार्जेस की क्लास लूंगा इस वीक या नेक्स्ट वीक, किसके लूंगा? चार्जेस की क्लास। बेसिकली क्या है, एपीओ के सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है चार्ज फ्रेमिंग के लिए, वहां लिखा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से रिलेटेड,
जैसे अब वहां पर एक एक्ट है, आपके भी एक्ट आ चुका है, एक्साइज एक्ट, ठीक है ना सर। कोई आदमी है जो शराब बेचता है, क्या सर, शराब बेचता है अपनी, और शराब बेचता है या मैन्युफैक्चर करता है, कंट्री मेड लीकर बनाता है, तो सेक्शन 16 के साथ में लगेगा सेक्शन 54, क्या लगेगा, सेक्शन 16 रीड विद सेक्शन 54। तो इस तरह के प्रैक्टिकल चार्ज फ्रेमिंग के सवाल आएंगे, लेकिन उन्होंने बच्चों ने, बहुत से बच्चे अपने पास, अब डेब्यू मेंस वाले बच्चे, उन्होंने कहा सर हमें चार्ज फ्रेमिंग भी सिखा दो, क्योंकि सर हमें डर है कहीं इससे ना आ जाए। और फिर मुझे भी लगता है कि जब इतनी मेहनत हो ही रही है तो चार्ज फ्रेमिंग क्लास ही ले लो। तो मैं एक्साइज की क्लास भी लूंगा, एक मैं सीआरपीसी क्लास भी लूंगा, एक मैं आईपीसी की क्लास भी लूंगा चार्ज फ्रेमिंग के ऊपर, ठीक है ना सर। सीआरपीसी क्या, सॉरी आईपीसी की, और एक दो माइनर एक्ट की भी क्लास लूंगा, सो दैट आपको एक आइडिया लगे बेसिक कि किस तरह से चार्ज फ्रेमिंग की जाती है। एक पन्ना जगह छोड़ दीजिए, मैं उस पन्ने में आपको चार्ज फ्रेमिंग करवाऊंगा। बात समझ में आ गई। और देखिए इस तरह से होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मोर देन वन हेड के, ठीक है ना सर। 2 और मोर हेड्स के एग्जांपल ले लीजिए। 2 और मोर हेड का एग्जांपल मतलब सर अलग अलग ऑफेंसेस चल रहे हैं, मतलब एक आदमी ने 2 ऑफेंसेस की, मतलब अलग अलग कैटेगरी में फॉलो हो गए उसके ऑफेंस। अरे सर किसी को थप्पड़ मारोगे तो रोक के तो थप्पड़ मारोगे ना, तो 341 तो हमेशा लगता है 323 के साथ में। क्या तुम ऐसे हो गया कि तुम चलती गाड़ी में सीधे ही थप्पड़ मार के चले गए? रोकोगे, बात करोगे, झगड़ा होगा, तो 341 तो डेफिनेटली लगेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में? 341 मतलब होता है रोंगफुल रिस्ट्रेंट, किसी को रोकना। बात समझ में आई? वैसे सर इस तरह से सवाल आते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, अब 2 हेड का देख मतलब देखिए, यहाँ पर इसने क्या लिखा है, ऑन सेक्शन 179 फर्स्ट, मतलब ये पहला हेड है। दूसरा हेड देखिए, सेकेंडली डेट यू ऑन सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, आपने क्या किया है सर। अब इसमें क्या होता है सर, आप यहाँ पे 2 और मोर हेड्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ तो आप पहला सेक्शन तो बनता है 179 फर्स्ट एज अ जेन्यून। सेकंड क्या बन रहा है, डेट यू ऑन अबाउट नोइंग द कॉइन टू बी काउंटरफिटेड, आपने क्या किया है सर, इंड्यूस किया किसी अदर पर्सन को कि वो काउंटरफिट कॉइन को खरीद ले। आगे देखिए, जैसे 103 और 105 का सेक्शन, 103 105 फर्स्ट ये और फिर सेकंड में ये, ठीक है सर। और फिर थर्ड में देखिए 303 302 303 2 303 7 307। देखिए 303 और 307 क्या है, जल्दी से देखिए, इस शेड्यूल में देखिए, अपने शेड्यूल में देखिए, शेड्यूल में फर्स्ट नंबर में लिखा है ना सेक्शन नंबर, वहां देखिए 303 क्या है, 307 क्या है, 303 2 क्या है, 307 क्या है। आंखों को अभ्यस्त बनाइए बैरेट के ऊपर, ठीक है ना सर। और 307 क्या है, प्रिपरेशन, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन। अब आप सेक्शंस देखिए, तो मतलब कहने का मतलब क्या है सर, कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो ये तो सेम ही रहेगा कि मजिस्ट्रेट आई, जो भी नाम है मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिपेंड करता है ऑफेंसेस किस कैटेगरी के हैं। क्या डिपेंड करता है सर, ऑफेंसेस किस कैटेगरी के, सजा कितने साल के। देखिए सर 307 में कितनी सजा है, 7 साल सजा है, 10 ईयर सजा है सर, तब 10 साल की सजा है। तो टेक्निकल बात है। और कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बात समझ में आई? कि कैसे मजिस्ट्रेट का चयन किया जाता है, ये आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि हाउ यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट। बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है, जजमेंट राइटिंग में। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ सर, इतनी कॉपीज में रिव्यू करता हूँ मेंस की, पहली लाइन जो पेज होता है उसी पे अगर कोर्ट का नाम गलत लिखा है आपने, तो वो ऐसे पेन को हल्का सा टिक करेगा। तो टिक कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हल्का सा ऐसे टिक टिक करता है, बस कुछ नहीं करेगा। और जाके आरटीआई में कॉपी देख लेना, हल्का सा टिक रहेगा और बस हो गया उसका काम। ताकि तुम जब आरटीआई में कॉपी मंगाओ तो तुम जहां जहां उसने टिक किया तुम उसको एक बार देख लो कि उसने टिक क्यों किया है। क्यों कहते हैं आरटीआई लगाना जरूरी है, तुम्हें अभी मिस्टेक पता लगती है, ठीक है ना सर। कोड का नाम सही होना चाहिए, ऑफेंसेस क्या है, क्या बन रहे हैं, उसके हिसाब से देखिए। अब यहाँ पर आप सोचोगे 10 साल की सजा है, कितने साल की सजा है, 10 साल की सजा सोच के तुम अगर सोचो कि ये तो सेशंस का मामला है, या फिर आप लिख दिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिख दिया, यहाँ पर एनी मजिस्ट्रेट लिखा है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा है, ये भी देखिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा है तो एनी मजिस्ट्रेट में आप सीजीएम, अगर जहां पे एनी मजिस्ट्रेट लिखा है वहां पर आप सीजीएम का भी नाम यूज कर सकते हैं, सीजीएम भी लिख सकते हैं, वहां पर एसीजीएम भी लिख सकते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली उसने लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो वही आपको लिखना पड़ेगा, उसी के 4 स्क्वायर में आपको पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना सर। कि कैसे जजेस का नाम डिसाइड होता है, और चार्ज फ्रेमिंग में भी जजेस का नाम अलग से आता है। मतलब जो फॉर्मेट हम जजमेंट राइटिंग में बनाते हैं वही फॉर्मेट किसके लिए बनता है, चार्ज फ्रेमिंग के लिए भी बनता है।
बात समझ में आई सर? देखिए दो हेड है यहाँ पर। फर्स्ट में उसने बताया 179 हम कहाँ थे, ठीक है ना सर, 302। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया है सर, कमिट थेफ्ट कमिट किया है इस दिन के दिन, ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन इसके अंदर। फिर उसके बाद आपने क्या किया है सर, उसके बाद आपने थेफ्ट कमिट करने के बाद में प्रिपरेशन भी करी है। कमिटेड थेफ्ट हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग दैट टू पर्सन इन ऑर्डर टू कमिटिंग, मतलब आप ऐसा है इसमें सेक्शन में ऐसा होता है कि सर आप चोरी करने गए हो किसी घर के अंदर, ठीक है ना सर, आपके पास चाकू है, आपके पास में बंदूक है, आपके पास में देसी कट्टा है, कंट्री मेड पिस्टल है, यू हैव एवरीथिंग। अगर सामने वाला पर्सन रेजिस्ट करता है तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप उसकी डेथ कोज कर सकते हैं। इसी को क्या बोला गया है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन फॉर कोजिंग डेथ टू ए पर्सन इन ऑर्डर टू कमिटिंग सच स्टेप। अगर वो रोकता आता तो आप उसको मार भी सकते थे, मारा नहीं है। आपके पास बंदूक है, आपके पास में छुरी है रामपुरी, आप चाहते अगर वो विरोध करेगा तो आप उसके लॉक भी लगा देंगे घुमा के। आदमी चक्कू फंसाने से नहीं मरता है, मतलब चक्कू सिर्फ वन टाइम इंसर्ट से नहीं मरता है। क्रिमिनल केसेस में आप हमेशा बात याद रखें, चक्कू इंसर्ट करने से किसी की डेथ नहीं होती है, चक्कू निकालने में डेथ होती है। आपने चाकू देखा है, हैव यू सीन द चाकू और कुछ छुरी या रामपुरी चाकू टाइप, उसमें से शेप बने होते हैं, जैसे चाकू होता है ना सर, उसमें से शेप बने होते हैं, डिजाइन। वो जब अंदर जाते हैं और जब अंदर से बाहर निकालते हैं तो वो आते खींच के ले आते हैं, योर इंटेस्टाइन विल पुल्ड आउट बाय सच प्रेशर। किसी को चक्कू लगाओ तो निकालना नहीं चाहिए, डॉक्टर निकालेगा उसको ऑपरेट करके। बात समझ में आई? चक्कू से नहीं मरता है, उसको घुमाने से आदमी मरता है। घुमा दिया तो, और सोचो इसको अंदर घुमा दिया तो आपने क्या किया, कीमा पाव बना दिया अंदर ही इंटेस्टाइन का। इट इज अ थिंग ना। तो सर इस तरह से होता है, मतलब अब हम क्रिमिनल, जब मैं आपको बीएनएस पढ़ाऊंगा, व्हेन वी डिस्कस अ लॉट ऑफ केसेस कि हाउ वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट अप्रोच ऑफ द कोर्ट, मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कब एक ऑफेंस से दूसरा ऑफेंस हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है। एक और बात याद रखिए, क्रिमिनल केसेस में एक ऑफेंस है उसका छोटा रूप भी है, एक ऑफेंस है उसका एक बड़ा रूप भी है, एक ऑफेंस है उसका और बड़ा रूप है, एक ऑफेंस है उसका उससे भी बड़ा रूप है। अलग अलग ऑफेंसेस के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे सबसे छोटा ऑफेंस है थेफ्ट, फिर आता है एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन और थेफ्ट मिला के बनता है रोबरी, रोबरी मिला के रोबरी 5 से लाल लोग करेंगे तो बनेगा डकौती। तो कहने का मतलब क्या है कि एक छोटे से अपराध से बड़े अपराध बनते हैं, लेकिन जब तुम एलिमेंट बता देते हो, तुमने साबित कर दिया कि 5 लोग नहीं थे तो ये हट गया, तुमने साबित कर दिया कि कोई डर नहीं था, कोई थ्रेट नहीं किया है, कोई इंटेंशन नहीं थी कोई हर्ट कोज करने की, तो रोबरी हट गया। अगर वो आदमी इमीडिएट मौके पर अवेलेबल था तो एक्सटॉर्शन हट गया। अगर आपने बता दिया कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी तो थेफ्ट भी हट गया। क्रिमिनल केसेस स्टेप बाय स्टेप सोल्व होते हैं, ये बात समझ में आई? हम बीएनएसएस के साथ में बीएनएस को भी देखेंगे। तो हेड का मतलब समझ में आया सर कि कैसे हेड का मतलब समझते हैं हम लोग। मोर देन वन हेड आते हैं। देखो सर यहाँ पे 4 हेड्स है इस केस में, कितने हेड्स हैं इस केस में, 4 हेड्स। अगर आप शांति से देखोगे तो पहली बात तो इसने 302 303 को लिया, उसके बाद चौथा पॉइंट लिया, उसके बाद चौथा पॉइंट और लिया, ठीक है ना सर। और ये एक से ज्यादा अक्यूज के लिए भी हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, एक से ज्यादा अपराधी के लिए भी हो सकता है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा अपराधी हैं तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है सर, यहाँ पर आपको लिखना है that you accused number 1 and accused number 2 on or about, यहां पर क्या आ जाएगा सर, that you यहां पे भी आ सकता है, hereby charge you accused number 1 accused number 2। अगर इससे ज्यादा है तो that you accused number 1, अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्राइम किए हैं तो accused number 1 on so and so, accused number 2 on so and so। हर चीज चेंज होती है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि तुम ऐसा लिखा है तो तू ये जो लिखा है वही सही है। तुम इसमें 4 पॉइंट और जोड़ सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को थेफ्ट का बनाना है, थेफ्ट का कौन सा सर, 303 है, कौन सा है, 303 2 है थेफ्ट। अब सुन लीजिए मेरे को थेफ्ट का बनाना है चार्ज फ्रेमिंग, तो मैं लिखूंगा डेट यू, समझना, डेट यू ऑनर अबाउट सो एंड सो कमिटेड थेफ्ट बाय हैविंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन, you have moved such property in order to taking away such property from the owner। मतलब मैंने क्या किए हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, 303 निकालिए, आईपीसी है किसी के पास, ये आईपीसी के एलिमेंट्स है जो मैं बोल रहा हूँ। बच्चा क्या करता है सर, अपने आंसर को सुंदर बनाने के लिए अगर उसको एलिमेंट्स याद है तो वो एलिमेंट्स लिखे, that you have committed theft by having dishonest intention in order to taking away such movable property from the possession of the owner। बात समझ में आई? जितने भी एलिमेंट्स है ना सर उसके अंदर, जितने भी तत्व है किसके अंदर,
थेफ्ट की परिभाषा के अंदर, चोरी की परिभाषा के अंदर आप उसको चार्ज फ्रेमिंग में लेके आ सकते हो। चार्ज फ्रेमिंग क्लास होगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मैं लिखवाऊंगा भी, सैंपल चार्जेस लिखवाऊंगा, और ये अभी होने वाली है। बस इनका एपीओ का एग्जाम 1 जून को है ना, उसके पहले करवानी है। 1 जून को तो मैं नहीं लूंगा, मैं तो इसी फुल लेंथ इनके स्टार्ट होंगे तब से उससे पहले ले लूंगा। ये बात समझ में आई सर कि हाउ वी हैव टू अप्रोच दोस प्रोसीडिंग्स, हाउ वी हैव टू अप्रोच दोस चार्ज। हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं चार्ज की, तो चार्ज में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, 1 हेड और मोर देन 1 हेड। लेकिन सर अगर अच्छी डेफिनेशन चाहिए हो तो कहाँ जाए, अच्छी डेफिनेशन चाहिए हो चार्ज की तो हम कहाँ जाएं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अच्छी डेफिनेशन भी दी हुई है चार्ज की, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं उस डेफिनेशन को। आपको अगर उस डेफिनेशन पे जाना है तो उसके पहले थोड़ा सा प्रोसीडिंग समझिए, कोर्ट की, कोर्ट की प्रोसीडिंग हम यहाँ पे समझेंगे। प्लीज 2 मिनट फोकस कीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ बुकिश नॉलेज भी दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बुक की बुक पढ़ा रहा हूँ, समझाना भी है आपको। प्लीज 2 मिनट देखिएगा। सर एफआईआर दर्ज होती है, चार्जशीट फाइल होती है, ठीक है। अब चार्जशीट में मान लीजिए सेम ऑफेंसेस में मैं लगा देता हूँ 34, 341, 325, 389, ठीक है ना सर। ये ऑफेंसेस हैं, ये सारे ऑफेंसेस मैंने साथ में लगा दिए, ठीक है सर। ये आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, कॉमन इंटेंशन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ग्रीवियस हर्ट, घोर उपरति और चोरी, ठीक है ना सर। चार्जशीट में लगा दिए। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या ले लिया सर, इस पर कॉग्निजेंस ले लिया उन्होंने सर, इस पे संज्ञान ले लिया। सिंपल सी बात है सर, मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले लिया। मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि हाँ सर ये सब सेक्शंस लग रहे हैं, पुलिस वाले भी पढ़े लिखे हो जाते हैं रिटायरमेंट तक, उनको भी पता है क्या चार्जेस लगाने हैं। कॉग्निजेंस ले लिया सर इस पे, ठीक है। बीच में और भी स्टेजेस हैं, सर्विस ऑफ समन है, 207 208 के अक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट देने, दस्तावेज देने, मैं सब में नहीं जा रहा। चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट हो जाती है सर 211 से। अब 211 है, वो क्या बन गया है सीआरपीसी में, एक बीएनएसएस में एक बार देख लेते हैं कौन सा सेक्शन बन गया है सर, जल्दी से देखिए। 211 कौन सा बन गया है, 234। क्या बन गया है सर, ये बन गया 234 बीएनएसएस, ठीक है ना सर। अर्लियर इट वाज सीआरपीसी, नाउ इट इज बीएनएसएस। अब सर ये क्या होता है, चार्ज फ्रेमिंग होती है यहाँ पर क्या होता है सर, चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। चार्ज फ्रेम किए जाने का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए ऐसा है, चार्ज फ्रेमिंग टेक्निकली इन प्रोविजंस जो है, ये सिर्फ एक ऐसे प्रोविजन है कि क्या क्या कंटेंट्स होंगे, चार्ज अल्टर होगा या नहीं होगा, इसके प्रोविजंस है। क्या चार्ज फ्रेमिंग यहाँ होती है क्या, क्या चार्ज फ्रेमिंग यहाँ होगी 211 में, 233 में। अब मैं प्रैक्टिकली पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनारियो पे लेके आता हूँ। हम लोग ये कहते हैं कि चार्ज फ्रेमिंग 211 से स्टार्ट होती है, लेकिन टेक्निकली कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग 211 में नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायल चल रहा है, डिपेंड करता है कौन सा ट्रायल चल रहा है। सेक्शन निकालिए, अब थोड़ा सा बैरेक पे हाथ रखिए सर, बैरेक पे हाथ रखिए जल्दी से, मैं आपको सारे सेक्शन दिखा देता हूँ। एक बार आप सेक्शन देखिए, 248 249 देखो, एक बार 248 देखिए, इनको मार्क भी करते रहना, ठीक है ना सर। ये सारे सेक्शंस आपको दिखाता हूं सर, 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा। 251 देखिए, गो टू सेक्शन 251। सर देखिए, अगर मामला है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल, मामला कहाँ का है सर, मामला कहाँ का है, 4 तरह के ट्रायल्स होते हैं सर। 2 मिनट सुनिए सर, ऐसा है, सब पे जाने से पहले सबसे समझिए कि ट्रायल जो होती है ना कोर्ट के अंदर, ट्रायल मतलब विचारण, जो सीआरपीसी या फिर आप समझ लीजिए बीएनएसएस जो 4 तरह के ट्रायल बताता है। ये ट्रायल कहाँ होता है सर, ये समझिए। एफआईआर हो गई सर, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ा बहुत इंक्वायरी का जो प्रोसीडिंग वो कंप्लीट हो गया, यहाँ से अब आगे जाके ट्रायल स्टार्ट होगी। और ट्रायल स्टार्ट जो होती है टेक्निकली, ट्रायल जो स्टार्ट होती है वो होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट। कहाँ से होती है सर, जहाँ से चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट हो जाती है। 4 तरह की ट्रायल होती है सर। सबसे पहला ट्रायल होता है ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन मतलब सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय ट्रायल करेगा। ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, ये कैसे पता लगेगा, शेड्यूल देख के। कैसे पता लगेगा, शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल में देखेंगे कि ऑफेंस इसमें क्या है। देखिए मैडम 103 देखिए, एक बार शेड्यूल में जाइए, शेड्यूल 1 103। अरे जल्दी जल्दी पढ़ने पलटी है बस, अब समय नहीं है हमारे पास। देखो आरजेस मेरे सर पे खड़ी है और मुझे पता नहीं है, मैं चाहता हूँ ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए आरजेस के पहले, ठीक है ना सर। 103 में कौन करता है ट्रायल, सेशन न्यायालय। तो मतलब सेशन कोर्ट को अगर ट्रायल, अगर चार्ज फ्रेमिंग करनी है तो आप कौन सेक्शन लगाना पड़ेगा उनको, अगर चार्ज फ्रेमिंग करनी तो कौन सा लगाएंगे, 251,
दिख रहा है सर चार्ज फ्रेमिंग का, ठीक है। एक ट्रायल होता है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल भी दो तरह का होता है सर, ऑन पुलिस रिपोर्ट, ऑन अदर देन मतलब ऑन कंप्लेंट, मान लो आप ऑन कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब वारंट ट्रायल होता है सर। क्या होता है? वारंट ट्रायल। और वारंट ट्रायल में भी अगर आप देखोगे, इफ यू सी ऑन द वारंट ट्रायल, लुक एट द सेक्शन, एक बार सेक्शन देखिए प्लीज आप, सेक्शन आप देखिए 263, 263 देखिए, कौन सा देखिए 263। अब 263 में आपको दिख रहा होगा कि पुलिस रिपोर्ट पे जो ट्रायल हो रही है वो कहाँ हो रही है, जो चार्ज फ्रेमिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है सर, 263 के अंदर हो रही है। और अगर आप बात करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट इफ यू टॉक अबाउट ऑन कंप्लेन या फिर इंफॉर्मेशन पे अगर आप देखोगे तो आपको जो चार्ज फ्रेमिंग दिखेगी सर, वो चार्ज फ्रेमिंग आपको दिखा देता हूं मैं, वो दिखेगी 269, सेक्शन 269, 269 दिख रहा है, 269, ठीक है ना सर। मतलब अगर एफआईआर हुई है, सुनिए सर एक बार, मान लीजिए तुम हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन हो तुम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तुम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनोगे सिविल जज के साथ में, क्या बनोगे तुम, इस वाले ट्रायल में तो आओगे नहीं, यहां तो तुम फ्रेमिंग चार्ज करने से रहे, तुम कहां करोगे, अगर एफआईआर पे मामला आएगा तुम्हारे पास में तो 263 में करोगे, और अगर तुम्हारे पास में मामला कंप्लेन या इन्फॉर्मेशन पे आएगा तो तुम कहां से करोगे, 269 से करोगे। अगला होता है सर समन केस, कौन सा होता है, समन मामलों में, और चौथा है समरी, कौन सा है सर, समरी ट्रायल, ठीक है ना सर। समन ट्रायल या समरी ट्रायल आप उसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना सर, अलग अलग नाम है और इन नामों को इससे जाना जाता है। आप समन केसेस में देखिए एक बार, काइंडली लुक एट द पेज, अब मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ, काइंडली लुक एट सेक्शन 274, प्लीज इसको नोट करके रखिएगा और याद करना स्टार्ट कीजिएगा। कौन सा सेक्शन है, 274 में देखिए, मैं साहब पढ़िए एक बार, 274 पढ़िए प्लीज एक साथ, थोड़ा सा टाइम, जहाँ यहाँ पे जितना टाइम ले रहा हूँ ना उतना टाइम पेशेंट को कम लगेगा। तो स्टार्टिंग में ये हम बेस तैयार कर रहे हैं पूरे एक्ट को पढ़ने का। 274 में देखिए, when in summon case accused appears and brought before the magistrate, the particulars of the offence which he accused shall be stated to him. He shall be asked whether he pleads guilty and take defense, but it shall not be necessary to frame a formal charge, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर कि चार्ज फ्रेमिंग नहीं होगी। तो मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक चाल लिखिए, नो नीड ऑफ फॉर्मल, नो नीड टू फ्रेम फॉर्मल चार्ज, यहाँ लिखिए नो नीड टू फ्रेम फॉर्मल चार्ज, डायग्राम बनाइए, नो नीड टू फ्रेम फॉर्मल चार्ज, नो नीड टू फ्रेम फॉर्मल चार्ज, लिखिए हिंदी में लिखिए, आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा, आरोप स्टार्ट लगा के आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा, किया जा सकता है बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू फ्रेम द चार्जेस। इसके अंदर ही चार्ज फ्रेमिंग होती है। 211 तो सिर्फ ये दिया हुआ है, 211 जो अब बन गया है 234, वो सिर्फ इतना सा बोलता है। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं, थोड़ा सा सब्र रखिए 5 मिनट का, 5 मिनट होल्ड कीजिए अपने नर्व्स को होल्ड करो, मैं सब समझाता हूँ अभी, ठीक है ना सर। बात नहीं, तुम्हारी जो सवाल है मेरे को एक बार पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपको, देखो सवाल पूछने पे रोक नहीं है, रोक है डिस्टर्ब करने पे, ठीक है सर। समन केस में जो प्रोसीजर फॉलो होता है वही कहाँ होता है, समरी में भी फॉलो होता है। तो मतलब अगर यहाँ पे अगर चार्जेस फ्रेम नहीं हो रहे तो यहाँ पे भी क्या नहीं होंगे सर, चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे। यहाँ पे भी लिख दीजिए नो नीड टू फ्रेम चार्ज, आरोप विरचित नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना, समझते चलिए। पहले ये बेसिक फंडा समझिए, फिर मैं आपको एक एडवांस स्टेज पे लेके जाऊंगा, समझ में आई सर ये बात। नाउ ये अगर डायग्राम बना लिया है तो आपने चार्ज की डेफिनेशन लिख ली, लिखिए 2F, एक चार्ज की डेफिनेशन चार की डेफिनेशन भी लिख लीजिए, 2F लिख लीजिए जल्दी से। अब समझ में आएगी आपको डेफिनेशन, ठीक है ना। अब डेफिनेशन लिखिए, आरोप के अंतर्गत एक या एक से अधिक शीर्ष भी हो सकते हैं, आरोप के अंतर्गत एक या एक से अधिक शीर्ष भी हो सकते हैं। चार्ज
चार्ज इंक्लूड्स वन और मोर देन वन हेड्स ऑल्सो, चार्ज इंक्लूड्स वन और मोर देन वन हेड्स ऑल्सो। अब बस डेफिनेशन में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन तुमको समझ में आ गया कि शीर्षक क्या होते हैं, हेड क्या होते हैं चार्ज के, ये बात समझ में आई सर, कि हेड क्या होते हैं आरोप में, शीर्षक क्या होते हैं। नाउ यू गेट द पॉइंट, ठीक है ना। तो तुमको अब दिक्कत नहीं आएगी समझने में। और ये डायग्राम से समझ लो कि टेक्निकली चार्ज यहाँ फ्रेम होते हैं, टेक्निकली चार्ज कहाँ फ्रेम होते हैं। और एक और बात, अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिफरेंसेस भी लिखाऊंगा आज की क्लास में, कि वारंट ट्रायल में और समन ट्रायल में क्या अंतर होता है। वारंट ट्रायल कौन सा सेक्शन है, 2Z, कौन सेक्शन है इसका, Z, और समन किसका कौन सा है, 2X। तो हमें इसका डिफरेंस भी पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सर इसमें चार्ज फ्रेमिंग हो रही है, इधर चार्ज फ्रेमिंग हो रही है क्या, यहीं पे तुम्हारा एक डिफरेंस क्लियर हो गया। बाकी डिफरेंस अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवा दूंगा। ये डिफरेंस यहीं पे क्लियर हो गया कि सर इधर चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है, ठीक है ना सर। उधर उधर आरोप पढ़ के सुनाए जाते हैं कि ये आरोप है, मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो आगे की कार्रवाई करते हैं। देखो सर ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 18 देखिए एक बार, काइंडली लुक एट चैप्टर 18, दिस इज फ्रॉम 234। अब आप इसमें देखोगे, इसमें सर चार्ज के बारे में सब कुछ बता रखा है कि चार्ज होता क्या चीज है, चार्ज किस तरह से बनाया जाता है, चार्ज को कब कब हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना सर। अल्टरेशन हम चार्ज कर सकते हैं, अगर कोई एरर हो गया, आरोप बनाने में कोई त्रुटि हो गई, उसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है ना सर। कि कब कब आरोपों को जोड़ दिया जाएगा, क्या सेम आरोप वाले लोगों को साथ साथ आप ट्रायल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इस चैप्टर को पढ़ने से क्लियर होती है, ठीक है ना सर। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला, we would discuss various things and a lot of things। इसको अभी नहीं पढ़ा रहा मैं इस चैप्टर को, लेकिन आप समझ लीजिए इसका जो सेक्शन है 234 बात करता है कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में, मतलब आरोपी की अंतर वस्तु के बारे में। किसी बात करता है सर, आरोपी की अंतर वस्तु में। अब थोड़ा सा सर सुनिएगा, ये कह रहा है कि आरोप में होता क्या क्या चीजें, मतलब आरोप में क्या क्या चीजें होती है, आरोप में होती क्या क्या चीजें, ठीक है सर। क्या क्या होती है, अब देखिए सर मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग ने अभी कौन से चार आरोप पढ़ रहे थे, हम लोग भारतीय न्याय संहिता वाले पढ़ रहे थे। देखो सर हम ये आरोप पढ़ रहे थे अभी, ठीक है ना सर। अगर आप आरोप में देखोगे तो सबसे पहले क्या बता रखा है, एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। तो सर इसने क्या बताया सबसे पहले, आप इसमें देखिए, सबसे पहले क्या बताया, ऑफेंस बताया, सबसे पहले क्या बताया, ऑफेंस। ये 211 की 211 पहले था, अब बन गया 234। इसकी पहली चीज क्या है, ऑफेंस बताओ भाई कौन सा ऑफेंस किया है। दूसरी चीज देखिए, इफ इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस गिव ए स्पेसिफिक नेम, अगर इसका कोई स्पेसिफिक नाम दिया है, तो क्या दिया है सर, इसका क्या है सर, अगर कोई नाम दिया है, सर इसका नाम दिया नहीं दिया, आप बताइए। नाम दिया हुआ है इसका, अगर स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है तो यहाँ लिखा है कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस विद इन द कॉग्निजेंस। आप इसका अगर नाम दिया है, नोइंग है गोइंग टू बी काउंटरफिटेड, ये इसका नाम है ऑफेंस का, तो सर ऑफेंस का नाम आ गया। थर्ड चीज, अगर मान लीजिए जो ऑफेंस किया गया उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो उसका क्या लिखिए, फिर उसकी डेफिनेशन लिखिए। मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम नहीं होता, तो फिर आप क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं उसकी। रटना नहीं, समझना। सबसे पहले क्या लिखना है, सेक्शन, किस रो में कौन सा सेक्शन लग रहा है, फिर सेक्शन का नाम, अगर नाम नहीं है तो उसके डेफिनेशन में जो कंटेंट्स है वो लिखिए। फिर क्या लिखना है सर, द लॉ इन सेक्शन, द लॉ इन सेक्शन देखिए सर, ये लॉ और ये सेक्शन दिख रहा है, द लॉ इन सेक्शन अंडरलाइन कर देते, द लॉ इन सेक्शन। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मैच इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन। ये जो पांचवा पॉइंट है ना सर, ये है डेफिनेशन चार्ज की। ये क्या है सर, अरे उसमें देखिए उधर निकालिए 234 का पांचवा, ये डेफिनेशन है किसकी, आरोप की। नाउ यू गेट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। 234 का पांचवा क्लोज देखिए, वो एक परिभाषा है चार्ज की, वो एक आरोप की परिभाषा है। और आप देखिए ये जो चीजें हैं, इन चीजों को अभी समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जब क्लासेस भागेगी, हम देखिए आपने कोई भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा है, तो मैं इनिशियल जो स्टार्ट करता हूँ वो बहुत स्लो होती है, लेकिन वो फिर वो स्पीड जब पकड़ता है सब्जेक्ट तो फिर वो बहुत तेज हो जाता है। तो अभी कह रहा हूँ इन चीजों को अभी से ही क्लियर करके चलिए। अगर ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हुए तो दिक्कत आएगी आगे वाले लेक्चर्स में। वी हैव टू टेक 70 लेक्चर्स इन द बीएनएसएस। एग्जाम आए नहीं आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए फसल नहीं हो, तुम मेरे लिए कॉर्प्स नहीं हो, तुम्हें फसल काट के बोलू लाओ बेटा पैसा दे दो। तुम इस बार सिलेक्ट होगे नहीं होगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जीवन में सफल होगे। बात एक वैकेंसी की नहीं हो रही है यहाँ पर, बात किसकी हो रही है, जीवन में सफल होने की। अच्छे से पढ़ो। अरे तुम एक गांव से आए हो पढ़ने के लिए मेरे पास, महीने का 10,000 रुपए का खर्चा है इस शहर में रहने का,
तो तुम क्या 3-4 साल रहोगे शहर में? क्या लंबी पंचवर्षीय योजना बना के आए हो क्या? इसलिए कह रहा हूँ एक बार पढ़ो, 1-1.5 साल लगेगा, समय लगेगा। आजकल बच्चों के अंदर क्या है ना सर, सब्र नहीं है। उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि सर मुझे आप बस 20 क्लासेस में 30 क्लासेस में बीएनएसएस समझा दो, पढ़ा दो। अरे मैं नहीं पढ़ा सकता भाई तुमको 20-30 क्लासेस में बीएनएसएस, और पढ़ना है ऐसा बीएनएसएस मैं तो नहीं पढ़ा सकता, किसी और से पढ़ लो। बहुत संस्थाएं हैं जो 20 क्लास 30 क्लास 35 क्लास में बीएनएसएस समझा देती, लेकिन भैया सब्जेक्ट की एक वर्थ है, वो समझिए। तुम प्री में पास हो जाओगे इन सब्जेक्ट्स में, लेकिन मेंस में तुम्हारा डब्बा बच जाएगा। आप अभी समझिए इस बात को कि देखिए सर, समय लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी, ये मैं लिख के देता हूं। चलिए, लेकिन समझ में आएगा तो मजा आएगा, खुद से भी पढ़ सकते हो फिर, ठीक है ना सर। ये कंटेंट्स ऑफ चार्ज होते हैं, और बाकी और भी पॉइंट दिए हुए हैं। छठा देखिए, द चार्ज शेल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। सर न्यायालय की जो भाषा होगी उसमें लिखा जाता है। जैसे अब आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम में लिखोगे, लेकिन जब आप जज बन जाओगे, सिविल जज ही बन जाओगे, भले ही आप इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन वहां पे जो आपको आरोप बनाने हैं तो वो हिंदी में ही बनेंगे। उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फिक्स फॉर्मेट होता है। ऐसा फॉर्मेट सा होता है, उसमें सिर्फ नाम पते भरते हो आप। ऐसा फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में क्या भरते हो? सिर्फ और सिर्फ नाम पते। उसमें सेक्शन का नंबर भी नहीं होता है। इनफैक्ट उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है, उसमें सेक्शन का नंबर भी नहीं है, इसकी भी जगह खाली खाली छोड़ देते हैं। आप सोचिए कितना आसान हो जाता होगा, क्योंकि मल्टीपल काम करने ना सर, एक ही काम थोड़ी ना है। और एक से ज्यादा अगर अक्यूज है तो उनके लिए भी एक फॉर्मेट है। उनको सिर्फ वो एक हिंदी में है, उसको भर देता है, और तुमको भी नहीं भरना पड़ता। वो आपके जो क्लर्क वगैरह होते हैं वो लोग भर देते हैं उस चीज को, और तुमको नहीं करना है सब काम। तुमको सिर्फ ये देखना है कि सेक्शन सही लगाए या नहीं लगाए, राइटफुल सेक्शंस तो लगाए या नहीं लगाए। तुम्हारा काम इतना होता है बस, जो कोर्ट में जो काम होता है वो बेसिक काम इतना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। सातवां पॉइंट देखिए, इफ द अक्यूज हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। सर ये बात करता है सातवां पॉइंट प्रीवियस कन्विक्शन से। किसकी बात करता है सर? ये प्रीवियस कन्विक्शन। अगर कोई पूर्व दोष सिद्धि है तो उसके लिए बात करता है। अब पूर्व दोष सिद्धि की जो बात है ना सर, इसके ऊपर में अलग से एक लेक्चर, मतलब ये क्लास जो है मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। देखिए सर एक और बात सुन लीजिए, जब हम बात करते हैं प्रीवियस कन्विक्शन की, तो प्रीवियस कन्विक्शन एक ऐसा मुद्दा होता है, पूर्व दोष सिद्धि एक ऐसा मुद्दा होता है जिसको आप कोर्ट में रेज नहीं करते टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। जब तक विचारण खत्म नहीं हो जाएगा आप पूर्व दोष सिद्धि को जिक्र भी नहीं करते कोर्ट के सामने। अगर आपने इसका सिर्फ जिक्र भी कर दिया तो फिर एनहांस पनिशमेंट में नहीं जाएगा मामला, वर्धित दंड में नहीं जाएगा मामला, क्योंकि उसमें ऐसा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि वर्धित दंड में मामला तभी जाए, एनहांस पनिशमेंट में मामला तभी जाए जब ट्रायल में उसका जिक्र ना हुआ हो, उसके ऊपर क्वेश्चंस ना पूछे गए हो, क्योंकि जज हो सकते हैं कि जज बायस हो जाए, क्योंकि वो पूर्व दोष सिद्धि एक अलग मामला है, इस बार जो ऑफेंस किया है वो एक अलग कंप्लीट अलग मामला है। बात समझ में आई सर? चलिए 200 लिखिए 234(5) लिखिए 234(5) बैरेक में लिखिए, बैरेक क्या कॉपी नोट्स में लिखिए 234(5) जो डेफिनेशन है उसकी एग्जैक्ट वो लिखिए। एक पन्ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, चार्ज फ्रेमिंग के लिए। पन्ना मतलब एक सिंपल पेज नहीं, आगे और पीछे वाला पन्ना। पूरा डायग्राम बनाऊंगा और पूरा फॉर्मेट लिखवाऊंगा, एक छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। लिखिए, द चार्ज इज समथिंग, द चार्ज इज समथिंग, चार्ज इज समथिंग, चार्ज इज समथिंग which is made equivalent to a statement, which is made equivalent to a something, to a statement, which is made equivalent to a statement that every legal condition, required by law, required by law, every legal condition required by law to constitute the offense, to constitute the offense, to constitute the offense as charge was fulfilled, as charge was fulfilled, as charge was fulfilled। लिखिए, ऐसा कथन, ऐसा कथन, ऐसा कथन जो इस बारे में बताता है कि, जो इस बारे में बताता है कि, जो इस बारे में बताता है कि विधि द्वारा अपेक्षित, बताता है कि विधि द्वारा अपेक्षित, अपेक्षित प्रत्येक शर्त, प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है, जिससे आरोपित अपराध बनता है, जिससे आरोपित अपराध बनता है, आरोपित अपराध बनता है, कोमा, आरोप, आरोप विरचित कर, आरोप विरचित कर,
आरोप विरचित कर वह विशिष्ट मामला पूर्ण कर लिया गया है। आरोप विरचित कर वह विशिष्ट मामला पूर्ण कर लिया गया है। आरोप विरचित कर वो विशिष्ट मामला पूर्ण कर लिया गया है। सर ऐसा मतलब आपसे समझ लीजिए कि सर देखिए कोई भी एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर करने के लिए, मतलब किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने के लिए, किसी भी एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर करने के लिए जो स्टेटमेंट चाहिए होता है कोर्ट का, वो क्या है? अरे सर वो क्या है? आरोप। मतलब एक्ट को ऑफेंस घोषित करने के लिए एक कथन चाहिए होता है। टेक्निकली ये तो था, तो एक्ट ही ना, इसमें एक्ट किया था इसने, तो उस एक्ट को ऑफेंस के लिए घोषित किया, इसने अपराध किया है, उसको घोषित करने के लिए एक कथन, और कोर्ट की तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है कि हम इस कृत्य को अब अपराध घोषित करेंगे। उसके लिए एक चार्ज बनाते हैं लोग कि हम किसका कौन सा आरोप लगा रहे हैं। तो टेक्निकली ये जो स्टेटमेंट है दिखा ना, ये कथन, तो ये स्टेटमेंट ही क्या है? चार्ज। ये डेफिनेशन है चार्ज की। डेफिनेशन ये नहीं है, तो कभी भी डेफिनेशन पूछे चार्ज क्या होता है तो आपको वो तो लिखना ही है, 2F तो लिखना ही है, इसके साथ आपको 234 का 5 भी लिखना है। समझ में आई बात? समझ में आई सर? चलिए, वेरी वेल देन। देखिए द थिंग्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। वो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा यार, मुझे भी पता है कि पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा हड़बड़ाहट और वो एक वो होती है कि आप भी कोई चीजें होती है तो उनको जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हो, तो ये इट हैपन्स, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करना, परेशान नहीं होना इन सब में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें चलती रहती है। सो वेयर वी वर इन द डेफिनेशन क्लोज। 2F कंप्लीट हो गया, ठीक है ना सर? 2F हो गया कंप्लीट जी। 2G हमारा हो चुका है, 2H हम करेंगे। वी वर डिस्कसिंग नाउ 2H। काइंडली कम टू द सेक्शन 2H। थोड़ा सा लिखेंगे प्लीज इसमें, कंप्लेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। मैं पता नहीं क्या ढूंढने लग गया एकदम से। आई वॉज आई वॉज लॉस्ट समवेयर इन सम प्रोविजन। कुछ कभी कभी होता है ना कि कुछ प्रोविजन आपके माइंड में से स्टक हो जाता है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट प्रोविजन। वैसा हो गया मेरे साथ अभी, पर ठीक है, लिखिए। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। It means, point number one, it means any allegation, it means any allegation made orally, made orally or in writing to a magistrate, to a magistrate. It means any allegation made orally or in writing to a magistrate. Point number एक लिखिए, लिखिए। मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से किया गया, मौखिक या लिखित रूप से किया गया, मौखिक या लिखित रूप से किया गया वह अभिकथन, वह अभिकथन अभिप्रेत है, वह अभिकथन अभिप्रेत है, वह अभिकथन अभिप्रेत है, किया गया वह अभिकथन अभिप्रेत है, अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति ने, जो किसी व्यक्ति ने, जो किसी व्यक्ति ने कोमा, जो किसी व्यक्ति ने कोमा, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, अज्ञात कोमा अपराध किया है, अपराध किया है, अपराध किया है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पॉइंट नंबर 1 में लिखना ए रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, क्या लिखना है? एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, कोमा, विद ए व्यू टू टेक, with a view to his taking action, with a view to his taking action under 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 this Sahita, under this Sahita, under this Sahita, that comma that some person, that some person, whether known or unknown, that some person, whether known or unknown, has committed an offense, has committed an offense, but it does not include a police report,
but it does not include a police report. Committed an offense but it does not include a police report. पैराग्राफ लिखिए, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, नहीं आती। अब थोड़ा सा समझेंगे सर, समझने का काम करेंगे, प्लीज थोड़ा सा समझिए। देखो सर, कभी कभी कंप्लेंट जो होती है, आप एक बार इसको समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्पष्टीकरण है देखो, देखिए, ए रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन द केस ऑफ व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint. The police officer by whom such report is made shall be deemed to a complainant. अब मान लीजिए, 2 मिनट समझिएगा प्लीज, स्पष्टीकरण क्या कहता है इसको देखिए, 2 मिनट सर प्लीज देखिएगा। मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गई थी, ठीक है ना सर, एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर में एक ऑफेंस ऐसा था, जैसे मान लीजिए मोर देन 1 हेड्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना सर, एक से अधिक हेड्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार डिफेमेशन किया है, मैंने बोला 506 किया है, ठीक है ना, 323 भी किया है और 341 भी किया है, ठीक है ना सर, मतलब मानहानि भी करी है, थप्पड़ भी मारी है, मानहानि करी है, थप्पड़ मारी है, गाली गलौज भी किया है और जान से मारने की धमकी भी दी है, ठीक है ना सर। अभी पुराने आईपीसी के प्रोविजंस में लिख रहा हूँ इसमें, बस ये बात समझ लीजिए, ये डिफेमेशन है, ये मानहानि के लिए आता है, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, आपराधिक अभित्रास के लिए आता है, और आप किसको धमकाओगे तो उसके अंदर उपहति करने के लिए, सिंपल थप्पड़ मारने के लिए, और बिना थप्पड़ बिना किसी को रोक के तो मार नहीं सकते। अब सर एफआईआर इन सब में हेड्स में दर्ज हुई, ठीक है ना सर, सुनिए क्या बात। अब हुआ क्या, जब चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन करी है पुलिस वालों ने अन्वेषण किया है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कोई अपराध नहीं हुआ है। अपराध हुआ भी है तो उस प्रकृति का नहीं है कि वो कॉग्निजेबल नहीं है। अगर आप देखो इस पूरे केसेस में तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सिर्फ ये है, कौन सा है, ठीक है ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसका प्रोविजन। एक बार अपने शेड्यूल निकालिए प्लीज, शेड्यूल निकालिए, आईपीसी का बैरेक्ट भी लेके आइए आप लोग, ठीक है ना, बीएनएसएस वाला जो बैरेक्ट है ना, वो भी अब लेके आना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा कुछ एक दिन, ठीक है ना सर, ज्यादा नहीं, जब तक ये डेफिनेशन क्लोज चल रहा है ना। आप देखिए सर, सेक्शन 351 देखिए, शेड्यूल में देखिए 351, प्लीज एक बार 351 देखिए, मैं आपको सारे सेक्शन दिखा देता हूं एक बार। 351 निकालिए प्लीज। ऑफेंसेस देखिए एक बार प्लीज, जल्दी से एक बार ऑफेंसेस देखिए, मैं आपको सारे ऑफेंसेस दिखा देता हूँ। तीन सौ तिरपन देखिए, 353(2), 353(3) देखिए, ये सारे ऑफेंसेस क्या है सर, कॉग्निजेबल है। अब मान लीजिए कल को अपराध हट जाता है, सुनिए एक बार, कल को मान लीजिए पुलिस कहता है कि ये मैटर नहीं बनता, या फिर पुलिस कह देती है कि सर 341 नहीं बनता, मतलब ये दोनों ऑफेंसेस नहीं बनते, पुलिस कहती है कि ये ऑफेंस नहीं बनते, तो जैसे ही ऑफेंस नहीं बने तो लेकिन डिफेमेशन तो हुआ है, और जैसे ये नहीं बनेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है ना सर, क्योंकि बिना रोके किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते ना, रोका और ठोका ही तो होता है, सिंपल सी बात है सर, बिना रोके तो आप किसी को पीटोगे कैसे, तो ये भी ऑटोमेटिक हट गया। चार्जशीट पे आया कि सिर्फ मानहानि करी है, क्या किया है, मानहानि करी, डिफेमेशन किया है, रफली बात करो, मानहानि करी है, लेकिन आप ये बात समझिए कि ये जो ऑफेंसेस हैं, समझिएगा प्लीज 2 मिनट समझिएगा, ये जो ऑफेंसेस हैं
ये सारे ऑफेंसेस अगर आप बात करते हो, सारे अपराध की जब मैं बात करता हूं, तो ये जो अपराध है, ये अपराध कौन सा है सर? नॉन कॉग्निजेबल। क्या है ये असंज्ञेय मामला है। और जब अपराध असंज्ञेय है, जब मैटर ही नॉन कॉग्निजेबल है, जब मैटर ही क्या है सर? नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, तो सर जब असंज्ञेय मामला है तो इसकी क्या दर्ज कराओ? कंप्लेन। तो आपने क्या करा दी थी इनिशियली? एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ रहा है कि ये जो जिन अपराधों से पूरे के पूरे हेड या फिर पूरे पूरे शीट्स, जो आरोपी के जो शीट्स थे, वो क्या बन रहे थे सर? संज्ञेय बन रहे थे। जब वो आरोपी नहीं रहे तो मामला क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल रह गया। तो इस एफआईआर को हम क्या मान लेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे कंप्लेंट। इसको क्या मानेंगे? कि भाई यही कंप्लेंट है, ठीक है। और जिस पुलिस ऑफिसर ने ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी है, वो क्या बन जाएगा? कंप्लेनेंट बन जाएगा, परिवादी। ये इसको मानेंगे परिवाद, और ये क्या बन जाएगा? सिंपल। तो बेयर प्रोविजंस में जाओ, ठीक है सर। सेक्शन ऊपर नीचे होने से बहुत दिक्कत आ रही है, आ रही ना। पुराने वाले जो बच्चे पुराने बच्चे हैं, उन्होंने सब कुछ याद कर रखा है, पुराने वाले। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है सर। ऐसा होता है, किसी की आपदा किसी का अवसर बनता है। किसी की आपदा किसी का क्या बनती है? अवसर। अब तुम जो नए बच्चे हैं वो आपदा को अवसर में बदल पाएंगे, दूसरे के आपदा को अगर अवसर में बदल पाए तो तुम्हारा काम कर गए। अब जैसे चाइना के ऊपर टैरिफ लग के बहुत सारे, इंडिया मार्केट बन रहा है। अब इंडिया अभी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाओ, वॉर कर लो, इनसे नुकसान किसका है? कि इस टाइम में पैसा कमाने का बहुत अच्छा समय है। मतलब इस टाइम आपको वॉर में नहीं लगना चाहिए। अगर आप इस टाइम वॉर में लग गए तो चाइना के हाथ से जो अपॉर्चुनिटी, अब चाइना से कंपनियां निकल के जो भाग रही है, वो फिर तुम्हारे यहाँ क्यों आएगी? उसको लगेगा ना इंडिया तो अनस्टेबल है, पाकिस्तान के साथ आए दिन झगड़ा होते रहते हैं इसके, ये लगेगा उन्हें। समझ में आ रही है? तो इसलिए इंडिया नहीं वॉर में इंडल्ज होना चाहता। तो बात समझ में आ गई? तो वैसे सर, जैसे उनके लिए आपदा है तो भारत के लिए क्या है? अवसर। तो वैसे जो नए बच्चे जिनके लिए पुराने सेक्शन अब आपदा बन रहे हैं, तुम उसको क्या बनाइए? अवसर। देखिए ये बात हाई कोर्ट भी जानता है कि एकदम से स्विच नहीं किया जाता उन बच्चे के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सेक्शन वाले सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आप एक बात सुनिए और समझिए। सर जजमेंट राइटिंग में तो चार्ज फ्रेमिंग करनी पड़ेगी ना, वो कहाँ बचेगा? या तो वो लिख दे कि वो या तो ऑब्लिक लगा दे, या तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब या तो आईपीसी में ऑब्लिक बीएनएस में चार्ज फ्रेम कीजिए। जिस आदमी को जो आता है वो उसमें चार्ज फ्रेम कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब इस तरह से हाईकोर्ट सोचे तो अलग बात है, अदरवाइज बच्चों को क्या करना पड़ेगा? बीएनएस तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन सारे ऊपर नीचे हो गए। हम क्रिमिनल इंडिविजन घूमने जाते हैं, 506 था वो तो, अब वहां पे क्लोजेस वाइज में हमें जाना पड़ता है। 353 का भी थर्ड क्लोज है। बात समझ में आई? दिक्कत यहाँ फंस गई पूरी। तो जो पुराने बच्चे हैं वो सेक्शंस के पीछे ना भागे हैं अभी, ठीक है ना सर। हाईकोर्ट भी नहीं पूछेगा सेक्शन, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन वाले अगर आते भी हैं तो 1 2 3 4 5 के लिए तैयार रहो। 70 में से 65 तो ले आओ, 60 प्लस तो बन सकता है, 60 प्लस तो 60 प्लस ले आओ। चलिए हम कहाँ थे? लिखिए उसका स्पष्टीकरण, समझ में आया? ठीक है सर, स्पष्टीकरण में 2 3 लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें एक लाइन और लिखिए। तुम क्या हेडिंग डाली? स्पष्टीकरण नहीं डाली ना? लिखिए, complaint can be of cognizable as well as non cognizable cases also. Complaint can be of cognizable as well as non cognizable cases also. परिवाद परिवाद संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों का भी हो सकता है। परिवाद संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों का भी हो सकता है। परिवाद संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों का भी हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। But FIR only in those cases, but FIR only in those cases which are cognizable in nature, which are cognizable in nature, which are cognizable in nature. ठीक है सर। क्वेश्चन लिखिए, when police report, एक सवाल लिखिए, when police report can become a complaint, when police report
कैन बिकम ए कंप्लेंट। लिखिए, कब पुलिस रिपोर्ट को परिवाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? कब पुलिस रिपोर्ट को परिवाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? परिवाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, वेर एवर पुलिस ऑफिसर मेक एनी रिपोर्ट, वेर एवर पुलिस ऑफिसर मेक एनी रिपोर्ट, जहां कहीं भी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के उपरांत रिपोर्ट बनाई गई है, जहां कहीं भी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के उपरांत रिपोर्ट बनाई गई है, वेर एवर पुलिस ऑफिसर मेक्स एनी रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई गई है, कोमा, एंड which is shown that and it is shown that तथा इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि and it is shown that नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस टेकन प्लेस पता चलता है कि असंज्ञेय अपराध कारित हुआ है, then such report becomes complaint, तो ऐसी रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा, पैराग्राफ लिखिए, सच पुलिस ऑफिसर हु डिड इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा अन्वेषण किया गया है, सच पुलिस ऑफिसर हु डिड इन्वेस्टिगेशन is known as complainant, वो पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा अन्वेषण किया गया है उसे परिवादी माना जाएगा, ठीक है सर। एक सेक्शन लिखिए प्लीज इसी में। सेक्शन 514 सीआरपीसी का बीएनएसएस, सेक्शन 514 बीएनएसएस, सेक्शन 514 बीएनएसएस लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, हेडिंग डालिए, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, संज्ञान के लिए परिसीमा काल, इधर लिखिए 6 months, 6 मास, और पनिशमेंट लिखिए ओनली फाइन। ठीक है सर, समझिए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। देखिए सर, ऐसा नहीं कि कोई भी केस में आप न्यायालय जाओगे और न्यायालय जाने के बाद में क्रिमिनल केसेस में भी रेमेडी खत्म होती है। क्रिमिनल केसेस में भी क्या होती है सर? रेमेडी खत्म होती है, मतलब अनुतोष समाप्त हो जाता है समय के बाद। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर। देखिए, अगर आप लेट पहुंचोगे, अगर आप मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मारी थी, सजा कितनी महीने की है? 3 महीने की सजा है। मिनिमम कितने महीने की सजा है? 3 महीने की सजा है सर। अब 3 महीने की सजा है सर, तो 1 साल तक के लिए, 1 साल तक का जो पनिशमेंट है उसके लिए आप कब जाओगे कोर्ट में? विद इन ईयर जाओगे। ठीक है, आप कब जाओगे सर? विद इन ईयर जाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप 3 साल बाद गए, या फिर मान लीजिए आप 6 महीने बाद भी जाओगे कि उसने मेरे को 6 महीने पहले थप्पड़ मारा था, तो पुलिस क्या कहेगी आपको? हम तो केस नहीं बनाएंगे, आप जाइए। कहाँ जाइए? आप जाके कंप्लेंट दर्ज कराइए, मजिस्ट्रेट साहब को दीजिए संज्ञान, है ना, परिवाद दीजिए आप मजिस्ट्रेट साहब को। कंप्लेंट कहाँ दीजिए? बिफोर द मजिस्ट्रेट आपको कंप्लेंट के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे अगर इतना समय हो जाएगा तो। कहने का मतलब क्या है सर कि 1 साल तक का, मतलब वो सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, पनिशेबल सिर्फ फाइन से, सिर्फ जुर्माना दिया हुआ है, तो सर 6 महीने तक कॉग्निजेंस ले सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। अगर 1 साल तक का पनिशमेंट है, सिर्फ 1 साल तक का पनिशमेंट है, तो 1 साल के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लेना होगा मजिस्ट्रेट साहब को। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि अगर आप कंप्लेंट केस के थ्रू जाओगे तो मजिस्ट्रेट साहब मना कर देंगे कॉग्निजेंस लेने के लिए। याद करो फर्स्ट क्लास, जब मैंने आपको बताया था कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में सबसे पहले ही क्या लिया जाता है? कॉग्निजेंस। इन्फॉर्मेशन केसेस में सबसे पहले ही क्या लिया जाता है? कॉग्निजेंस। एफआईआर एक ऐसा होता है जिसमें चार्जशीट आने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कॉग्निजेंस होता है। तो कंप्लेंट केसेस में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इन्वेस्टिगेशन
और द फर्स्ट डे व्हेन यू प्रेजेंट द कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, प्रथम दिवस जब आपने आवेदन दिया है मजिस्ट्रेट साहब को परिवाद का, उसी दिन कॉग्निजेंस होगा। इसलिए ये टाइम पीरियड मैंने यहाँ लिखवाए हैं आपको। ऐसा नहीं कि ये टाइम पीरियड सिर्फ कंप्लेन पे ही लगते हैं, ये सब केसेस पे लगते हैं। सब पे मतलब जो तीनों केसेस हैं। 514 समझ में आया मैंने यहाँ क्यों लिखवाया कंप्लेन में? क्योंकि कंप्लेन केसेस ही ऐसे हैं जो सबसे पहले कॉग्निजेंस लेने पड़ जाता है उसमें। अब 515 भी है, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा 515 उस टाइम लिखाऊंगा, लेकिन ये लिस्ट अभी से याद कीजिए। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आते हैं यहाँ से। क्या आते हैं सर? प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई जिसमें पनिशमेंट है 1 से लेकर 3 साल तक का, उसमें 3 साल तक के लिए आप कॉग्निजेंस 3 साल के अंदर कॉग्निजेंस ले सकते हो, और 3 साल से प्लस है तो उसमें तो कभी भी कॉग्निजेंस ले सकते हो। ठीक है ना सर? मान लीजिए एक महिला का रेप हुआ था 10 साल पहले, महिला चाहे तो आज भी उसकी जाके क्या कर सकती है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी उसमें, क्योंकि डिले हो गया ना सर बहुत सारा। मैंने आपको केसेस पढ़ाया होगा एपीओ के जो बच्चे होंगे यहाँ क्लास में, मैंने बताया होगा सर अगर डिले होता है एफआईआर के लॉज होने में, रजिस्टर्ड होने में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। बताया था कि कोर्ट क्या होता है सर, सर्कमस्पेक्ट होता है, शंकास्पद होता है कि यार इसने इतना लेट क्यों एफआईआर करवाई। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर कि डिले में कोई इशू नहीं है, 3 साल से ऊपर है तो फिर भी कहाँ जाओगे आप सर? आप जाओगे कंप्लेन के लिए, आप जाओगे सर कहाँ पर? परिवाद करने के लिए जाओगे आप। तो कंप्लेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात समझिए आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको कल मैं आपको समन केस, वारंट केस, कल मैं आपको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, कंप्लेंट और एफआईआर के डिफरेंसेस लिखाऊंगा। कल ये सारे डिफरेंसेस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।